So let's start our new topic, that is biotechnology. So बायोटेक्नोलॉजी में हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और उन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे अलग अलग अपनी वीडियोस में आने वाली। तो सबसे पहले हम अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव पर बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है वो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या कोई एंजाइम को किसी ऑर्गेनिज्म से कोई नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में और उस ह्यूमन के प्रोसेस को हेल्पफुल बनाने में, तो उसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी जिसका एप्लीकेशन हो रहा हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर और उनकी डाइवर्सिटी पर, एक नई टाइप का प्रोडक्ट बनाने में, क्रिएट करने में, प्रोसेस करने में, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। Within this framework, biological resources are considered to include genetic resources, organism, and various components of ecosystem that have actual or potential value for humanity. तो जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि हमेशा जो यूज़ होता है वो जीन्स का यूज़ होता है, जीन्स का यूज़ होता है या किसी जेनेटिक मटेरियल का यूज़ होता है। जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है, अगर हमें देखता हूँ कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसके डिसऑर्डर से, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर से, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलीफ दिलाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसके कई सारे एस्पेक्ट्स को देखकर, जैसे कि जीन एडिटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, जीन सीक्वेंसिंग, जीन साइलेंसिंग, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारी नॉलेज बूस्टर सीरीज़ का पार्ट होंगी। ओके, तब हमने देखा, अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या इंक्लूड करती है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड करती है जैसे कि कर्ड बनाना, कोई ब्रेड बनाना, वाइन बनाना। तो ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं ये हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में आती है जो हम पहले इस्तेमाल करते थे। हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले इन सब चीज़ों का यूज़ करने में करते थे, जैसे कि ब्रेड बनाना, बियर्स बनाना, वाइन बनाना। ये सब क्या प्रोसेस है सारा, ये सब फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। तो इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस को हम जब पहले इस्तेमाल करते थे तो हम उसको कहते थे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ओके, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स लाने लगे तो वो हो गया हमारा थोड़ा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड करते हैं जैसे कि दही बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, अदर जो माइक्रोब्स हैं उनको इस्तेमाल कर कर, है ना, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाना, ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो होती है हमारी, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में ही आती है। जीन सिंथेसाइजिंग टू रीशेप इट, अगर हम कोई जीन बना रहे हैं, किसी जीन को हमें, जैसे अभी बताया कि किसी डिसऑर्डर से हमें रिलीफ दिलाना है इस किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, तो हम क्या करेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उसके जीन को एडिट करके उसके डिसऑर्डर वाले ऑर्गन से हम उसको रिलीफ दिलवाएंगे, जीन को सिंथेसाइज करेंगे। डीएनए, आरएनए वैक्सीन्स जो डेवलप्ड होती हैं वो भी सारी बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आती हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन एडिटिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि वो टेक्निक जो अल्टर करे हमारे केमिस्ट्री, किसकी, जेनेटिक मटेरियल की। हमारे जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, ये सब चीज़ें क्या हैं हमारी, ये सब चीज़ें
हमारे केमिस्ट्री जेनेटिक मटेरियल हैं, ये सब हमारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं। तो जब हम इन जेनेटिक मटेरियल्स की केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस ला देते हैं, उस टेक्निक को हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ताकि वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सके किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और चेंज कर सके उसका फिनोटाइप, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का। फिनोटाइप का मतलब होता है जैसे कि ट्रेट्स हो गए या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो ये चीज़ हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है कि जब भी हम कुछ डीएनए में चेंज करते हैं, जब भी हम कुछ डीएनए में चेंज करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल्स में चेंज करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के, उसको हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल में चेंज करने को जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या प्रोसेस होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है, प्रोसेस बाय विच अ सेगमेंट ऑफ जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर मॉडिफाइड बाय एडिंग रिमूविंग सम जीन्स। तो इसका क्या मतलब है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है जैसे कि एक जीन है और इस जीन में कुछ एक सेगमेंट है जो कि ये बिल्कुल ठीक है, और ये जो सेगमेंट है ये थोड़ा ख़राब है। तो ये जो सेगमेंट है इस पूरे जीनोम में, ये क्या है हमारा पूरा जीनोम, इस पूरे जीनोम में एक थोड़ा सेगमेंट है जो कि ख़राब है। उस सेगमेंट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर देंगे बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो जेनेटिक जीन्स में हमारा क्या है, कोई डिसऑर्डर है इस पर्टिकुलर जीन सेगमेंट की वजह से, तो वो हट जाएगा। उसको हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये तो हमने देखा हटाने का तरीका। अब हम देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ऐड भी कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जीन जो कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता हो, या कुछ टाइप का हमारा ऑर्गेनिज्म में डिसऑर्डर के बारे में उस चीज़ को हटाता हो, ठीक है। मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं, किसी जीन के सेगमेंट, जीनोम के सेगमेंट को, यानी कि जो जीन है उसको ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें, मतलब कि यूजुअली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें इन्वॉल्व होता है किसी का फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो किसी और का होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो ट्रांसफ़र होगा जेनेटिक मटेरियल में किसी स्पीशीज़ की, है ना, तो उसको हम कह देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यूजुअली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इस जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजुअली जो फॉरेन डीएनए इंक्लूड होता है ना, फॉरेन डीएनए इंक्लूड होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर किसी का जीन सेगमेंट है, उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं डीएनए में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाला सेगमेंट हटाना है, ठीक है, हमें ये वाला सेगमेंट हटाना है और यहाँ पर हमें एक अच्छा सेगमेंट लाना है जीन का, उसको हम कह देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूजुअली फॉरेन डीएनए होता है। फॉरेन डीएनए यानी कि किसी और का डीएनए किसी और की स्पीशीज़ में लगता है ना। इसके आगे एग्जांपल्स हम अभी और देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखें तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ही देखते हैं। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग देख रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ही उसका एक सब टॉपिक आता है, या उसकी एक एप्लीकेशन कह सकते हैं हम, वो आती है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कुछ हम एप्लीकेशन देखेंगे, है ना।
तो हम क्या ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन बॉडी में जो पैनक्रियाज होती हैं उसका, और एक ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, हम उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अच्छे से समझ सकें। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। तो हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो जैसे कि हमने यहाँ पर क्या बोला, हम क्या लेंगे, ह्यूमन बॉडी में से पैनक्रिया का एग्जाम्पल लेंगे। जो पैनक्रिया होती है वो हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करती है ना। जो इसके हॉर्मोन्स होते हैं या जो इसका जो सेल्स होते हैं पैनक्रियाज के बीटा सेल्स, वो प्रोड्यूस करने में बीटा सेल्स वो हमारे इंसुलिन प्रोड्यूस कराने में बॉडी में हेल्प करते हैं। और इंसुलिन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में गए हुए खाने को ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपल ग्लूकोज। ठीक है, तो अब हमने यहाँ लिया पैनक्रिया का एग्जाम्पल, और एक दूसरी तरफ लेते हैं हम ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया तो हमने यहाँ देख लिया। अब हम क्या करेंगे, जो पैनक्रियाज होती हैं ह्यूमन बॉडी में, है ना, तो जो पैनक्रियाज होती हैं ह्यूमन बॉडी में वो क्या करती हैं काम, इंसुलिन प्रोडक्शन का काम करती हैं। तो हम क्या करेंगे, उसका जो सेल होगा, पैनक्रियाज का जो सेल होगा, जो कि मैंने अभी बताया, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बीटा सेल, है ना। तो ये जो बीटा सेल है हम उसको उठाएंगे। ये हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा, इसमें सारे इसके ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, ये इसका न्यूक्लियस है सेल का ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने बीटा सेल ले लिया पैनक्रियाज से। अब हम इस बीटा सेल के न्यूक्लियस में से इसका जेनेटिक मटेरियल निकाल लेंगे। हमने इसका जेनेटिक मटेरियल निकाल लिया, यानी कि पूरा का पूरा हमारा क्या आ गया, जीनोम। आई होप कि आपको जीनोम पता होगा। तो अब ये जो हमने जीनोम लिया है, अब हमने ये पूरा जो जीनोम है, ये बीटा सेल में से जो हमने जीनोम निकाला है उसमें एक सेगमेंट है, ठीक है, इंसुलिन जीन का। ये यानी कि जो ये वाला सिर्फ जीन है, ये इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन में काम आता है। तो हम इसको क्या कह देंगे, हम इसको कह देंगे आई सेल, आई जीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका नाम दे दिया हमने आई जीन। क्यों आई जीन, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जीन है ये हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन करने में काम आता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इस जीनोम में से ये आई जीन को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। यहाँ से हमने सिर्फ ये वाला सेगमेंट निकाल लिया, है ना। तो अब हमने जैसे कि यहाँ ये वाला सेगमेंट निकाल लिया सेल में से और जीन में से, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, आई जीन आ गया, है ना। अब ये जो आई जीन है ये क्या करता है, ये कंटेन्स करता है अपने अंदर इंफॉर्मेशन इंसुलिन प्रोड्यूस करने की, है ना। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड क्या ले लेंगे, अब हम दूसरी साइड ले लेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया ये कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये इसका बीच में प्लाज्मिड हो गया और ये इसका डीएनए हो गया, है ना। तो ये जो प्लाज्मिड है इसको हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से क्या जानते हैं, इसका नाम होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यही होता है ना, ये जो प्लाज्मिड है इसको हम क्या नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं नाम से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। यानी कि ये क्रोमोसोमल में डीएनए पाया जाता है, ये न्यूक्लियस वाला डीएनए नहीं है। तो इसका हमने नाम क्या रख दिया, इसका नाम है प्लाज्मिड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को हम ई कोलाई बैक्टीरिया में से निकाल लेंगे, और इधर से हमने आई जीन निकाल ही लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने प्लाज्मिड निकाल लिया और इधर से हमने ये जीन निकाल लिया, है ना। तो अब इस प्लाज्मिड में इसका खुद का डीएनए भी था, जब तो हमने कहा इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो इसका जो डीएनए था हमने वो भी ले लिया, ठीक है।
तो ये इसका डीएनए था, हमने ये भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये सब बात रिकॉम्बिनेंट डीएनए की चल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इकोलाई बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकाला है, हम इस प्लाज्मिड का एक जो हिस्सा है उसको कट करेंगे। यहाँ से हमने हिस्सा कट कर दिया, ठीक है। और ये जो आइजीन हमारे पास बनकर आया था, हमने इसको यहाँ इस पर फिक्स कर दिया, ठीक है। जिस चीज़ से हमने कट करा उसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। और जिस चीज़ से हमने इसको यहाँ पर पेस्ट करा उस चीज़ को बोलेंगे हम लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से हमने इस्तेमाल करके यहाँ पर एक इकोलाई बैक्टीरिया को दोबारा से इस शेप में दे दिया, जिसमें हमने उसका डीएनए जीन सेगमेंट हटाकर हमने अपना इंसुलिन वाला यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बनकर तैयार हो गया है, इसको हम क्या करेंगे, उस इकोलाई बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे। इसको हम यहाँ इकोलाई बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके का निकल कर आएगा। ये और ये ऐसे, और इसका खुद का डीएनए तो था ही, इकोलाई बैक्टीरिया है ये, ठीक है। अब ये जो इकोलाई बैक्टीरिया लिया है हमने, ये इकोलाई बैक्टीरिया अब अपने अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने इंसुलिन का आई जीन इसमें डाल दिया। इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में हमने इंसुलिन का जीन लगा दिया है ना यहाँ पर। तो अब ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, अब ये जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ये अपने अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो अब ये जो इकोलाई बैक्टीरिया हमें नया बनकर आया है, अब इस नए वाले इकोलाई बैक्टीरिया का हम नाम देंगे ट्रांसजेनिक इकोलाई बैक्टीरिया, जो कि अपने अंदर अब इंसुलिन बना सकता है, जो कि पहले नहीं बना पाता था। किस टेक्नोलॉजी की मदद से? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। तो अब इस जो नया वाला इकोलाई बैक्टीरिया है, इसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक इकोलाई बैक्टीरिया। ओके, तो अब जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने जैसे कि देखा था स्टार्टिंग में, ये क्या अपने अंदर इन्वॉल्व करता है? ये फॉरेन डीएनए इन्वॉल्व करता है ना, और विल ऑलवेज इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने ये भी देख लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर इन्वॉल्व करता है ये हमेशा। जो हमने अभी पूरा प्रोसेस देखा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का था। विल ऑलवेज इन्वॉल्व ट्रांसजेनिक ऑर्गन। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी है ना, अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेता है, या अपने जेनेटिक्स चेंज कर लेता है। जैसे कि हमने अभी इसमें देखा, जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो पहले इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता था, लेकिन जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला उसमें, तो अब वो इकोलाई बैक्टीरिया जो है, जो ट्रांसजेनिक इकोलाई बैक्टीरिया है, अब वो कैपेबल है क्या बनाने में? इंसुलिन बनाने में। तो पहला पॉइंट तो यही हुआ कि जेनेटिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और एक नई तरीके का कैरेक्टर जो है वो अपीयर होके आता है, ठीक है। और नया तरीके का प्रोटीन भी बनने लगता है। जैसे कि हमने इसी वाले एग्जाम्पल में देखा, जो इकोलाई बैक्टीरिया था वो पहले इंसुलिन एक तरीके का प्रोटीन ही है उसमें, वो पहले नहीं बना पाता था, लेकिन वो अब बनाने लगा, है ना। तो ये हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ एग्जाम्पल देखा और जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस देखा। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के हम एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जेनेटिक इंजीनियर हमें मदद करता है यूज़फुल प्रोटीन्स या मेडिसिन्स बनाने में, जैसे कि इंसुलिन हो गया, हॉर्मोन्स की ग्रोथ कराने में काम आता है। तो ये हमने एग्जाम्पल देख ही लिया है इंसुलिन वाला। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्पफुल है प्रोटीन बनाने में और मेडिसिन्स का प्रोडक्शन करने में।
दूसरा इसका एप्लीकेशन आता है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अभी हमने देखा इकोलाई बैक्टीरिया हो गया। अब अगर हम दूसरे एग्जांपल्स देखें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स के, तो जैसे कि बीटी कॉटन होता है, बीटी ब्रिंजल होता है, DMH11 मस्टर्ड होता है, और GM रबर भी हम देखेंगे, वो देखेंगे हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। और इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, हमने क्या देखा, प्रोटीन और मेडिसिन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में। और तीसरा जो एप्लीकेशन है वो अंडरस्टैंड करने में काम आता है जीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन, कि इस एक पर्टिकुलर जीन का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर जीन का स्ट्रक्चर देखने में और जीन का फंक्शन समझने में यहाँ पर हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प करता है। जैसे कि अभी हमने अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा रिकॉम्बिनेंट DNA वाले में, हमें पता चला कि जो जीन है इंसुलिन वाला आई जीन, वो हमें इंसुलिन बनाने में काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, इंसुलिन प्रोडक्शन करना। तो हमने यहाँ पर देखा जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये 3 कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कुछ टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स और टारगेटेड वेक्टर्स, यानी कि जैसे कि हमने अभी देखा रिकॉम्बिनेंट DNA वाले एग्जांपल में, उसमें कुछ टारगेटेड ऑर्गेनिज्म होगा, यानी जिसमें कुछ चेंजेस करने होंगे और जिसकी मदद से उसमें चेंजेस जाएंगे, वेक्टर, हम वो देखेंगे। अब टारगेटेड ऑर्गेनिज्म हमारा बैक्टीरिया, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया है ना। तो जो वो इकोलाई बैक्टीरिया था, इकोलाई बैक्टीरिया, उसमें जो हमने चेंजेस करे उसका जो वेक्टर था किसकी मदद से करे हमने, उसके प्लाज्मिड की मदद से। तो यहाँ पर इकोलाई बैक्टीरिया क्या है, टारगेटेड होस्ट है, यानी कि बैक्टीरिया अगर होस्ट है, टारगेट है, ऑर्गेनिज्म है, तो उसका वेक्टर क्या होगा, उसका वेक्टर होगा प्लाज्मिड। अगर ऐसे ही हमें क्या करना है, हमारा टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट्स या क्रॉप, तो उसका वेक्टर क्या होगा, उसका वेक्टर होगा एग्रोबैक्टीरियम, है ना। और ऐसे ही अगर हम देखें ह्यूमंस में, अगर हमारे जो टारगेट ऑर्गेनिज्म हैं वो ह्यूमंस हैं, तो उनका जो वेक्टर होगा, ह्यूमंस का वेक्टर होगा वायरस। जैसे कि हमने देखा कि जो वायरस है वो हमारे वैक्सीन्स में काम आता है, तो हमें यहाँ पर वो पता चलता है, उसका एग्जाम्पल इस चीज़ का देखने को पता चलता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या देखते हैं, हमने ये देख लिया टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स और वेक्टर्स, तो हमने अब देख लिए। हम यहाँ पर कुछ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में जो हमने देखा उसके हम कुछ क्या देख लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं, है ना। तो टूल्स में जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस करा, पहला तो टूल होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो उस पर्टिकुलर जीन को काटने में काम आता है, जहाँ से हमें पर्टिकुलर एरिया पर काटना है ना। तो ये तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें उस चीज़ में काम आता है। अगर हम देखें चिपकाने वाली बात, तो चिपकाने के लिए तो हमारा जो दूसरा टूल है वो आता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम किस काम में आता है, लाइगेज एंजाइम उस पर्टिकुलर जीन को वहाँ पर पेस्ट करने में काम आता है। जैसे कि हमने उसके इकोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में देखा, ये प्लाज्मिड था और हमें यहाँ पर आई जीन ऐड करना था, यानी कि इंसुलिन वाला जीन ऐड करना था, यहाँ पेस्ट करना था, तो हमने लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करा था। दूसरा जो टूल आता है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में, वो आता है वेक्टर। और जो फोर्थ आता है वो आता है होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो अभी हम देख कर आए हैं टारगेटेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल और उनके वेक्टर्स। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया है, रिकॉम्बिनेंट DNA और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया। अब रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वो एक DNA है जो कि फॉरेन जेनेटिक मटेरियल के साथ होता है ना। रिकॉम्बिनेंट DNA क्या है, एक DNA है जो कि फॉरेन जेनेटिक मटेरियल के साथ होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल था हमारा ये इकोलाई बैक्टीरिया, और इकोलाई बैक्टीरिया के साथ जो हमने यहाँ पर जोड़ा था
आई जीन। तो ये जो एक नया प्लाज्मिड बनकर तैयार हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कहेंगे इसे? क्यों? क्योंकि इसमें एक फॉरेन जीन ऐड हुआ है ना, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल ऐड हुआ है, इसलिए हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। ठीक है, फिर जो इसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसे कि मॉलिक्यूलर सीजर्स, जो कि यूज़ होती है कट करने में डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, ये भी हमने बता दिया। फिर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डिराइव्ड होता है एक बैक्टीरिया से, है ना। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिससे हमने काटा है यहाँ पर उस वेक्टर के जीन को, तब जाके हमने आई जीन यहाँ पे ऐड करा, तो जिस चीज़ से हमने यहाँ पर वेक्टर के जीन को काटा है उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये एक बैक्टीरिया से हमें मिलता है। करंटली हमारे पास 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि हमने 230 प्लस बैक्टीरिया से डिराइव करे हैं। और ऐसा है, जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अलग अलग चीज़ों में अलग अलग काम होता है। और जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न, जिसको बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का मतलब है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं उनके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये जांचकर तब वहाँ से कट करता है। उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमें जीन के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स पता हैं, जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स लगे हैं A, T, C, G, ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं जीन के। तो इन्हीं के ही अपोजिट में लगा होगा C, G, A और T। इस चीज़ को पढ़कर, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पढ़कर यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, इस पर्टिकुलर जगह पर कट कर देता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, है ना। पैलिंड्रोमिक का मतलब है कि जो चीज़, जैसे कि हम क्या पढ़ें, मैडम, कहीं से भी पढ़े, इधर से स्टार्ट करें तो भी मैडम पढ़ा जाता है और इधर से स्टार्ट करें तो भी मैडम पढ़ा जाता है, लेकिन आएगा मैडम ही। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यही चीज़ हमने अभी किस में देखी? यही चीज़ हमने जीन के न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स में देखी, है ना। तो जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है वो बस अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के, जैसे कि A, T, C, G। तो यहाँ पर G के बदले C ही आता है और C के बदले G आएगा, और यहाँ A आता है और यहाँ T आता है। तो इन चीज़ों को पढ़ के, इस पैलिंड्रोमिक, इस अपोजिट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पढ़कर यहाँ पर जो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट कर देता है कि यहाँ वो चीज़ मैच हो रही है तो चलो यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देता है उस एक पर्टिकुलर जीन को। इसी तरीके से उसने आई जीन कट करा होगा, और इसी तरीके से उसने जो वेक्टर में जीन था यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर हमने आई जीन को ऐड करा, वो भी उसने इसी तरीके से काटा होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है वो ब्रॉडली कैटेगराइज होते हैं न्यूक्लियेज में, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उसको हम न्यूक्लियेज भी कहते हैं। न्यूक्लियेज में क्या होते हैं? ये कैटेगराइज होते हैं, यानी कि ये 2 टाइप के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियेज के पर्सपेक्टिव से कैटेगराइज कर देते हैं। जो पहला होता है उसका नाम है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो ये जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये क्या करता है? जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे पास, जो भी, उस जेनेटिक मटेरियल को ये बीच में से काटता है। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यानी कि वो बीच में से काट रहा है उस जीन को, है ना। जीनोम में से उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जीन को वो बीच में से काटेगा, वो एंड में से नहीं काटेगा।
ठीक है। अब लेकिन अगर हमें एंड में से काटना हो तो एंड में से काटने का हम दूसरा न्यूक्लियस देखेंगे। दूसरे न्यूक्लियस का नाम है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे कि हमारा जीन है, इस जीन को वो बिल्कुल एंड से कट कर देगा, तो ये क्या होता है हमारा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ओके, तो अब हम ऐसे ही लाइगेज एंजाइम के बारे में देख लेते हैं। जो लाइगेज एंजाइम होता है वो क्या करता है। जो लाइगेज एंजाइम है वो एक मॉलिक्यूलर ग्लू है। वो एक मॉलिक्यूलर ग्लू है। हमने क्या देखा था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, एक मॉलिक्यूलर सीजर है। लेकिन लाइगेज एंजाइम क्या है, लाइगेज एंजाइम है एक मॉलिक्यूलर ग्लू, जो इसका काम है जहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उस जीन को काटा है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक क्या छोड़ देता है, लाइगेज एंजाइम छोड़ देता है उस एरिया को बाइंड करने के लिए। जैसे कि अगर हमने ये जीन लिया और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस जीन को, जीनोम को यहाँ से काटा, तो हमारे पास ये जीन निकल कर आ गया। तो अब जो हमारा जीन है कुछ इस तरीके का बन गया, है ना। कुछ इस तरीके का हमारा जीन बन गया, यानी बीच में से जगह खाली रह गई। तो अब ये जो बीच में से जहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट करा है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही वो लाइगेज एंजाइम छोड़ देगा इसको अपने आप जुड़ने के लिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा लाइगेज एंजाइम। तो अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा प्रोड्यूस हो गया। अब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब प्रोड्यूस हो गया तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब जो वो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ वाला, उसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है जेनेटिक चेंजेस करना। हम सेल में जाकर जब चेंजेस करते हैं, सेल के अंदर चेंजेस करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं डीएनए में, मॉडिफिकेशन जैसे कि कोई नया इंसर्ट करना, उसको डिलीट करना, रिप्लेस कर देना एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एक टूल की मदद से जिसका नाम है CRISPR-Cas9। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे जीन एडिटिंग। उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे जीन एडिटिंग। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जीन एडिटिंग के बारे में। तो और अच्छे से अगर हम समझे जीन एडिटिंग को, जीन एडिटिंग का मतलब है कि हम यूज़ कर रहे हैं या डायरेक्टली अल्टर कर रहे हैं डीएनए के सीक्वेंस को एक ऑर्गेनिज्म में। इसका गोल क्या होता है, इसका गोल होता है ऐड करना, रिमूव करना या मॉडिफाई करना एक स्पेसिफिक जीन को इन अ टारगेटेड मैनर, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे जीन एडिटिंग। ये जो जीन एडिटिंग होता है ये बेसिकली एम्ब्रियोज सेल में होता है, स्टेम सेल्स में होता है और लैब ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है। तो जीन एडिटिंग का मतलब है कि जब हम पूरे डीएनए सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर जीन में, एक स्पेसिफिक जीन में टारगेटेड मैनर में हम चेंजेस कर रहे हैं विद इन द सेल, जिसका गोल है ऐड करना, रिमूव करना उस जीन को या उसको रिप्लेस कर देना, उसको हम कहेंगे जीन एडिटिंग। तो अब हम क्या देखेंगे, जीन एडिटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, है ना। जीन एडिटिंग के क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि नॉकआउट मेथड और जीन नॉकडाउन मेथड। तो हम ये दोनों मेथड देखेंगे। तो पहला मेथड क्या है, जीन नॉकआउट मेथड। नॉकआउट मेथड। और दूसरा है जीन
नॉकडाउन मेथड। ठीक है, तो जीन नॉकआउट मेथड हो गया और जीन नॉकडाउन मेथड हो गया। ये दोनों जो जीन है, सॉरी, ये दोनों जो मेथड हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, स्टार्टिंग करते हैं हम जीन नॉकआउट से, तो जीन नॉकआउट का क्या मतलब होता है? नॉकआउट का मतलब है हम एक जीन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ जीनोम से या उस जीन सीक्वेंसिंग से। हम क्या कर रहे हैं? कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हैं, कंप्लीट एलिमिनेशन कर रहे हैं, है ना, कंप्लीट एलिमिनेशन कर रहे हैं उस जीन को जो काम नहीं कर रहा है। तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे जीन नॉक आउट मेथड। और जीन अगर नॉकडाउन मेथड की बात करें, तो जीन नॉकडाउन मेथड का मतलब है नॉकडाउन मेथड का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? उस पर्टिकुलर जीन को साइलेंट कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? साइलेंट कर रहे हैं कि आगे वो किसी भी प्रकार का प्रोटीन ना बनाए। ठीक है, तो उसको हम कह देंगे जीन नॉकआउट। अब हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, इसका प्रोसेस देखेंगे, सब आगे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पहला मेथड देखने जा रहे हैं, किसका? जीन एडिटिंग का। जीन एडिटिंग का पहला मेथड है जीन नॉकआउट मेथड, है ना। तो ये जो जीन नॉकआउट मेथड है, हम इसको देखेंगे। नॉकआउट मेथड का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि परमानेंट या कंप्लीट एलिमिनेशन कर देना उस डिफेक्टेड पार्ट ऑफ जीन को, ठीक है, जिससे हमें छुटकारा मिल जाए उस जेनेटिक डिसऑर्डर से। तो हम क्या कर रहे हैं? जैसे कि ये जेनेटिक मटेरियल है, हमारा पूरा जीनोम है, ये जो जीन है हमें दिक्कत दे रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये वाला। तो हम क्या कर देंगे? जीन एडिटिंग की मदद से हम क्या करेंगे? जीन एडिटिंग की मदद से हम यहाँ पे इसको काट देंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, इस वाले सेगमेंट को हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। और जब इसको निकाल लेंगे हम, तो जो हमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी हमें जेनेटिक प्रॉब्लम हो रही थी इस जीन की वजह से, वो अब हमें नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग का पहला मेथड नॉकआउट मेथड, कंप्लीट एलिमिनेशन, परमानेंट एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्टेड पार्ट ऑफ जीन टू गेट रिड ऑफ दैट जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको हम कहेंगे जीन नॉकआउट मेथड। अब जीन नॉकआउट मेथड के कुछ क्या है? एग्जाम्पल्स हैं, है ना। जीन नॉकआउट मेथड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो जो पहला एग्जाम्पल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्रिस्पर कैस9। क्रिस्पर कैस9। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? नॉकआउट मेथड के, है ना। पहला है क्रिस्पर कैस9, पहला है क्रिस्पर कैस9, दूसरा है ZNF, तीसरा है TALEN यानी कि टेलिन। तो इसको हम बारी बारी धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये हमारे कुछ नॉकआउट मेथड के हमने टूल्स देखे। अब हम क्या करेंगे? इन नॉकआउट मेथड के टूल्स के बाद, तब ये जो टेक्नोलॉजी है या ये जो मेथड है, ये एक टाइप का एंजाइम इस्तेमाल करता है अपने अंदर, है ना, जिसका नाम है इंजीनियर्ड न्यूक्लियेज। इंजीनियर्ड न्यूक्लियेज नाम का ये एक एंजाइम इस्तेमाल करता है। इस इंजीनियर्ड न्यूक्लियेज को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज, जिसका नाम है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज। ठीक है, तो
हम जो इंजीनियर्ड न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, उस इंजीनियर्ड न्यूक्लियस को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इस इंजीनियर्ड न्यूक्लियस का इस्तेमाल करते हैं उस जीनोम को कट करने में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, उसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस में था, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में था, है ना। लेकिन अगर हम अब नॉकआउट मेथड की बात कर रहे हैं, नॉकआउट मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के तौर पर जो दूसरा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है कट करने के लिए जीनोम में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर, उसका नाम है इंजीनियर्ड न्यूक्लियेज, जो कि मैंने अभी बताया। और इस इंजीनियर्ड न्यूक्लियेज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेज। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। ये मेनली 3 पार्ट कंसिस्ट करता है जीन नॉकआउट मेथड। ये मेनली क्या कंसिस्ट करता है, 3 पार्ट्स कंसिस्ट करता है अपने अंदर। जैसे कि अगर हम पहला देखें तो पहला है न्यूक्लियस पार्ट, दूसरा है सेकंड जो आता है वो आता है डीएनए टारगेटेड पार्ट, तीसरा जो आता है उसका नाम है डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। तो अब इन तीनों को एक एक करके जानते हैं क्या है ये। तो यहाँ पर हमने पहला देखा न्यूक्लियस पार्ट, डीएनए टारगेटेड पार्ट और डिजायर्ड पीस ऑफ न्यूक्लियस, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। तो जो न्यूक्लियस पार्ट है, अभी हम देख कर आए हैं कि एक एंजाइम का इस्तेमाल करता है नॉकआउट मेथड, जिसको हम कहते हैं इंजीनियर्ड न्यूक्लियेज। तो यानी ये वही न्यूक्लियस होगा। तो इस न्यूक्लियस का काम क्या है, कट करना एक स्पेसिफिक लोकेशन पर डीएनए में, इसका काम है कट करना उस डीएनए में, ठीक है। डीएनए टारगेटेड पार्ट का क्या मतलब है, डीएनए टारगेटेड पार्ट का मतलब है कि गाइड करता है न्यूक्लियस को कि कहाँ काटना है, एक स्पेसिफिक लोकेशन, जो ये बात कर रहे हैं हम, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर काटता है। तो जो डीएनए टारगेटेड पार्ट है ये बताता है न्यूक्लियस पार्ट को कि तुम्हें ये स्पेसिफिक लोकेशन पर काटना है। और रही बात इसकी डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए की, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए का मतलब है ये एक ऑप्शनल है। पहली बात तो इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर कट कर देते हैं तो यहाँ पर जो बीच का स्पेस खाली रहता है, तो यहाँ पर डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए हम लगा सकते हैं, वो एक ऑप्शनल के तौर पर है ना। तो यहाँ पर हम वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट देखे, यानी कि 3 पार्ट कंसिस्ट करता है क्या, नॉकआउट मेथड अपने अंदर, न्यूक्लियस पार्ट, डीएनए टारगेटेड पार्ट और डिजायर्ड पीस ऑफ न्यूक्लियस, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम आगे देखते हैं कि डीएनए और ये नॉकआउट मेथड किस तरीके से काम करता है। ये जो नॉकआउट मेथड है ये एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है, यानी कि एक टूल इस्तेमाल करता है, जो कि हमने बताया आपको क्रिस्पर कैस9 करके एक टूल है, वो इस्तेमाल करता है। तो अब हम इस क्रिस्पर कैस9 के बारे में जानेंगे कि ये क्रिस्पर कैस9 होता क्या है ना। हम क्रिस्पर कैस9 का थोड़ा मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये जो क्रिस्पर कैस9 है, क्रिस्पर कैस9, यहां पर हमें नाम देखने को मिल रहा है क्रिस्पर कैस9। तो इस क्रिस्पर कैस9 की फुल फॉर्म क्या है, क्रिस्पर की क्या फुल फॉर्म है, क्रिस्पर की फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड
clustered regularly interspaced short palindromic repeat. ठीक है, शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट. तो जैसे कि अब हम देखेंगे कि क्रिस्पर किस तरीके से काम करता है या क्रिस्पर Cas9 का क्या मैकेनिज्म है. In our body contains a copy of our genome, over 20,000 genes, 3 billion letters of DNA. सेल के अंदर में हमारे कई सारे DNA डीएनए consists of और two उसके strands साथ twisted कई into सारे a double न्यूक्लियोटाइड helix बेस and पेयर्स held लगे together हुए by हैं a जो कि simple pairing ट्विस्टेड rule. है. A pairs with T and G pairs with C. जैसे कि हमने अभी पढ़ा Our genes shape who ATCG. we are as individuals and thanks to तो advances हम in आगे DNA देखते हैं कि sequencing, it's इसका not क्या easy. मैकेनिज्म होता है But क्रिस्पर recently, Cas9 a के new साथ. method has been developed that promises to dramatically improve our ability to edit the DNA of any species, including humans. The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो क्रिस्पर Cas9 है उसका मैकेनिज्म किस तरीके से इस्तेमाल होता है. तो जैसे कि अगर हम देखें ये एक सेल है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया डीएनए जा रहा है. यहाँ पर हमने अभी ऊपर देखा कि जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए यहाँ पर अंदर आया है. ठीक है, तो हम उसके आगे देखते हैं कि क्या होता है. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces two types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These two RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि बॉडी को पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, सेल के अंदर एक फॉरेन बैक्टीरिया डीएनए आया है. तो यहाँ पर जो क्रिस्पर है वो न्यूक्लियस में से एक तरीके का आरएनए प्रोड्यूस करता है. ठीक है, आरएनए प्रोड्यूस करता है. जैसे कि अभी हमने देखा ये जो आरएनए है ये उसने प्रोड्यूस करा, जिसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो उस डीएनए के साथ मैच कर जाएगा. उस तरीके का वो आरएनए बनाकर भेजेगा. अब जब वो आरएनए बनाकर भेजेगा तो वो क्या करेगा, एक Cas9 नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा. That can cut DNA. When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, the Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. Over the past few years, researchers studying this system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precisely chosen location by changing the guide. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि जो एक आरएनए प्रोड्यूस होता है बॉडी से जो कि रिकॉग्नाइज करता है उस फॉरेन बैक्टीरियल डीएनए को, और जो ये आरएनए होता है इसके जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं वो उसके जो फॉरेन बैक्टीरियल डीएनए होता है उसके साथ मैच करते हैं. तो जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो यहाँ पर मिलने के बाद वो जो Cas9 प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है, Cas9 नाम का जो एक प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ पर आके क्या कर देगा, वो कट कर देगा उस बैक्टीरिया वाले जीन की सीक्वेंस को. RNA to match the target. And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living cell. Once inside the nucleus, the resulting complex will lock onto a short sequence known as the PAM. The Cas9 will unzip the DNA and match it to its target RNA. If the match is complete, the Cas9 will use two tiny molecular scissors to cut the DNA. When this happens, the cell tries to repair the cut. But the repair process is error-prone, leading to mutations that can disable the gene, allowing researchers to understand its function. यहाँ पर डीएनए की सीक्वेंसिंग को कट कर दिया है Cas9 These ने, mutations ताकि are वो आगे random, कोई but प्रकार sometimes का researchers need to हार्मफुल be more प्रोटीन precise. प्रोड्यूस For ना example, by replacing a mutant gene with a healthy copy.
All this can be done in cultured cells. और ये जो सारी चीज़ें And हो रही unlike हैं previous सेल के अंदर हो रही हैं। methods, CRISPR can be used. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने पूरा मैकेनिज़्म देखा क्रिस्पर कैसनाइन का। तो जो क्रिस्पर कैसनाइन है ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि प्रोटेक्ट करता है अगर कोई वायरस उसके अंदर इन्वेड कर जाए। तो जब यहाँ पर वायरस इन्वेड करता है बैक्टीरियोफेज के जैसे कि बैक्टीरियोफेज होता है, हमने उस वीडियो में भी देखा कि जो बैक्टीरियोफेज है वो वायरस के अंदर, उसके बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है, तो क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना बैक्टीरिया का, वो रिलीज़ करता है आरएनए इन रेस्पॉन्स में, ठीक है, सेल्फ डिफेंस में जो क्रिस्पर है उसको वो रिलीज़ करता है। तो ये जो मैकेनिज़्म होता है, जो बैक्टीरिया स्टोर्ड हुआ है पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल वेरियस वायरसेस इनसाइड द डीएनए सीक्वेंस, तो ये जो पीस ऑफ वायरस डीएनए है वो पैलिंड्रोमिक नेचर का होता है, जिसको हम क्रिस्पर कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने उस वीडियो में भी देखा था। तो अब जब क्रिस्पर है वो किस तरीके से एक्ट करता है, वो क्या करता है, लाइक टारगेटिंग ऑफ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर रेस्पेक्टिव वायरसेस इनसाइड बैक्टीरिया। तो क्रिस्पर क्या करता है, टारगेट करता है, अपने आप को बचाने के लिए एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है वायरस से अपने आप को बचाने के लिए बैक्टीरिया के अंदर, क्रिस्पर, ठीक है। तो जब ये टारगेटिंग बैक्टीरिया होता है वो रिलीज़ करता है एक प्रोटीन अपने आप को बचाने के लिए, जिसको हमने देखा अभी कैसनाइन, ठीक है, जो एक मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है डीएनए वायरस के लिए। जब कैसनाइन ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है वायरस डीएनए को छोटे छोटे पीसीज में, तब क्या होता है, तब एक जो इनफेक्टिव बैक्टीरिया, तो वो क्या करता है कैसनाइन, वो एक इनफेक्टिव मैकेनिज्म क्रिएट कर देता है वायरस का बैक्टीरिया के अंदर, ताकि वो बैक्टीरिया को आगे हार्म ना करे, ठीक है। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया का, ठीक है, यूज़ होता है जीन एडिटिंग में, ठीक है, जो कि क्रिस्पर कैसनाइन हम लेते हैं। अब जो क्रिस्पर कैसनाइन हम जेनेटिक जीन एडिटिंग में किस तरीके से लेते हैं, हम 3 एलिमेंट से उसको यूज़ करते हैं, गाइड आरएनए, कैसनाइन और डीएनए। हम इस्तेमाल करते हैं गाइड आरएनए का, यानी कि एक पीस होता है आरएनए का, उसको लैब में इंजीनियर्ड करते हैं, लैब में बनाते हैं, ठीक है, और लोकेट करते हैं टारगेटेड जीन में। अब हमने उसको लोकेट कर दिया टारगेटेड जीन में। अब कैसनाइन क्या करेगा, कैसनाइन एक मॉलिक्यूलर सीजर है, सीजर है प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग आउट द अनडिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस। जैसे कि हमने उसमें देखा, वो उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर देता है ना, उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट कर देता है ना कैसनाइन। तो और डीएनए का क्या यहाँ पे काम है, फिर डीएनए का काम है यहाँ पे डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, जो कि हमें उसमें जो कट गया है वहाँ पर लगाना है या नहीं लगाना है, जो कि फिर बाद में जाके, जैसे हमने उस वीडियो में देखा, कि जो आरएनए है वो अपने आप को दोबारा से जोड़ लेता है। अब तक हमने देखा जीन एडिटिंग में नॉकआउट मेथड। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नॉकडाउन मेथड, और उसके आगे फर्दर हम अपने दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।